सभी को हार्दिक अभिवादन। आत्मज्ञान संगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम चरण 1 की 46वीं संगोष्ठी पर चर्चा करेंगे। रात में होने वाले स्वप्न दोष या गीले सपनों और उच्चतर यौनता की साधना में यौन ऊर्जा की हानि को कैसे नियंत्रित करें। आइए हम इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं। हम इस सम्मेलन का अध्ययन क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे विभिन्न पहलू हैं जो हमें यौन नियंत्रण प्राप्त करने से रोक सकते हैं, और यह आवश्यक है कि हम जानें कि वे कौन कौन से पहलू हैं, उनका अध्ययन करें और इस तरह हम उन्हें पार कर सकें, यानी यह रोक सकें कि ऊर्जा नष्ट न हो। हम यह अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा खो सकते हैं, जो हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज़ है, हमारी कच्ची सामग्री है, और साथ ही यह भी देखेंगे कि किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह ऊर्जा नष्ट न हो। यही आज के व्याख्यान का उद्देश्य है। आइए पहले जानें कि यौन ऊर्जा का क्या महत्व है। अधिकतर लोगों के लिए इस ऊर्जा का कोई विशेष महत्व नहीं है, बस संतान उत्पत्ति के लिए ही इसका महत्व समझा जाता है। यानी लोगों के लिए वह वीर्य या वीर्य द्रव बस एक ऐसा तरल है जो मानव प्रजनन की अनुमति देता है, जिससे हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वह ऊर्जा वास्तव में इससे कहीं अधिक है और भी गहरी है, कह सकते हैं। वह ऊर्जा एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें स्वयं को एक उच्चतर प्राणी के रूप में विकसित करने में सक्षम बना सकती है। जब जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा के महत्व को समझ जाता है, तो वह इसे केवल क्षणिक सुख के लिए बाहर निकालना नहीं चाहेगा, बल्कि अब वह इस ऊर्जा को संचित करना चाहेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह ऊर्जा एक खजाना है जिसके माध्यम से हम उच्चतर सृजन कर सकते हैं, उच्चतर आयामों तक पहुंच सकते हैं और अपनी चेतना को पोषित कर सकते हैं। हम इसे संजोकर रखना चाहेंगे, हम इसे बचाना चाहेंगे, हम इसे बचाना चाहेंगे, और यही वह चीज़ है जिसे यौन नियंत्रण कहा जाता है, यानी यौन ऊर्जा की बचत। एक व्यक्ति जो इस ज्ञान तक पहुंचता है और इस ऊर्जा के मूल्य को समझता है, वह यौन नियंत्रण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है ताकि यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर न जाए। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें इस ऊर्जा की हानि की ओर ले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन तरीकों से यह ऊर्जा नष्ट हो सकती है। रात में स्वप्न दोष या गीले सपने होते हैं। रात का उत्सर्जन, वेट ड्रीम। स्वप्न दोष वह स्थिति है जब नींद के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। व्यक्ति अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटता है, उस समय उसे कोई सपना आता है। वह सपना कामुक भी हो सकता है, और उस कामुक सपने में, उदाहरण के लिए, वह किसी के साथ यौन संबंध बनाता है। जो कामुक कंपनें एस्ट्रल दुनिया में उत्पन्न होती हैं, वे चांदी की डोरी के माध्यम से हमारे भौतिक शरीर में उतरती हैं और हमारे शरीर तक पहुंचती हैं। जब ये कामुक कंपनें हमारे शरीर में पहुंचती हैं, तो वे ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देती हैं। जब व्यक्ति सुबह उठता है या जागता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी यौन ऊर्जा या वीर्य द्रव खो दिया है। इसे रात उत्सर्जन, गीले सपने कहा जाता है। ऊर्जा की हानि, खासकर यौन ऊर्जा की हानि का एक तरीका है उच्चतर यौनता का अभ्यास। आमतौर पर स्वप्न दोष उन लोगों में होता है जिनकी जीवन साथी नहीं होती, जो अविवाहित होते हैं। हालांकि यह विवाहितों में भी हो सकता है, लेकिन अविवाहितों में ज़्यादा आम है। उच्चतर यौनता के अभ्यास में यौन ऊर्जा की हानि खासकर उन लोगों के लिए होती है जिनकी पहले से जीवन साथी है और जो इसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। जब वे अपनी साधना कर रहे होते हैं, बिना चाहे, अनजाने में, क्योंकि अब वे यह संकल्प ले चुके हैं या पहले से ही यह संकल्प है कि वे सुप्रा सेक्स, यौन रसायन विद्या, ऊर्जा की बचत का अभ्यास करेंगे, लेकिन अनजाने में वे अपनी ऊर्जा खो बैठते हैं। ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है, या तो स्खलन हो जाता है या चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, और यह एक यौन पतन कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं उन पहलुओं की जो हमें रात्रिकालीन स्खलन और यौन पतन की ओर ले जाते हैं। हम कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बात करेंगे। हम उन पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बाहरी होते हैं, जैसे काली शक्तियों के हमले या अन्य बाहरी कारण। और हम कुछ ऐसे पहलुओं का भी अध्ययन करेंगे जो मुख्य रूप से उच्चतर यौनता की साधना में यौन ऊर्जा की हानि से जुड़े हैं। हम देखेंगे कि वे कौन कौन से पहलू या प्रेरणाएं हो सकती हैं जो हमारी ऊर्जा के नष्ट होने का कारण बनती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी यौन ऊर्जा को बचाना या संचित करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में वे अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, चाहे वह रात्रि में स्वप्न दोष के माध्यम से हो या उच्चतर यौनता की साधना में अनजाने में यौन ऊर्जा की हानि के रूप में।
तो चलिए अब मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक पहलू है छापें, इम्प्रेशंस। ऊर्जा की हानि जो उच्चतर यौन साधना, रात्रि उत्सर्जन या गीले सपनों में होती है, तब होती है जब हम अपनी छापों का रूपांतरण नहीं कर पाते। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने दैनिक जीवन की किसी भी परिस्थिति को जी रहे होते हैं तो हम अपनी बाहरी इंद्रियों के माध्यम से छापें, इम्प्रेशंस प्राप्त करते हैं। हम ये छापें सुनने, देखने, स्वाद, सूंघने और छूने के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये सभी छापें हमारे भीतर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं जो हमारे अनुभवों को अत्यंत विशेष रूप से, गहराई से और पूर्ण रूप से प्रभावित करती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कोई तस्वीर देखता हूँ, किसी दुकान में या ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ कुछ खरीदने वाला हूँ और वहाँ मुझे किसी अर्धनग्न व्यक्ति की तस्वीर दिखती है, तो वह छवि मेरे भीतर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। अगर मैं उस छाप को रूपांतरित नहीं करता, यानी उस मनोवैज्ञानिक दोष को नहीं मिटाता जो प्रभावित हुआ है और भीतर से प्रतिक्रिया करना चाहता है, अगर मैं उस प्रतिक्रिया को नहीं हटाता तो तुरंत ही मैं एक पहचान में गिर जाता हूँ, जो अगला पहलू है जो हमें रात्रिकालीन उत्सर्जन या गीले सपने की ओर ले जा सकता है। यानी हम चेतना की नींद में अक्सर ही धीरे धीरे और अनजाने में कई बार गिर जाते हैं, जहां हम उस अर्धनग्न व्यक्ति की छवि के साथ चीजों के बारे में सोचते और कल्पना करते रहते हैं जिसे हमने देखा था। हम उस व्यक्ति के साथ एक यौन संबंध या उस व्यक्ति के साथ कोई दृश्य कल्पना कर सकते हैं, तो तुरंत ही हम पहचान में फंस गए, चेतना की नींद में चले गए, हम वर्तमान क्षण से बाहर हो गए और हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों ने हमारी बड़ी मात्रा में ऊर्जा चुराना शुरू कर दी। लेकिन केवल दृश्य प्रभाव ही नहीं होते, बल्कि अक्सर श्रवण प्रभाव भी हो सकते हैं। मैं कुछ सुनता हूँ और वह मुझे तुरंत पहचान दिला देता है। अगर मैं उसी क्षण उसे रूपांतरित नहीं करता, उस पल की प्रतिक्रिया नहीं रोकता या किसी से हल्का टकराव हो जाता है, जैसे मैं किसी को नमस्ते करता हूँ और वह टकराव मेरे भीतर कई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर देता है, जिन्हें अगर मैं नहीं देखता तो वे मुझे रात्रि में स्वप्न दोष, गीले सपने या उच्चतर यौनता की साधना में यौन ऊर्जा की हानि की ओर ले जाएंगी, जब मैं साथी के साथ साधना कर रहा हूँ। इसलिए यही कारण है कि दिन भर में जो भी प्रभाव हमें मिलते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से रूपांतरित करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने उस प्रभाव को रूपांतरित नहीं किया तो अनिवार्य रूप से मैं पहचान में फंस जाऊंगा। अगर मैंने उस व्यक्ति के साथ हुए संपर्क से बनी छाप को नहीं बदला, तो मैं अंत में उसी व्यक्ति के बारे में सोचूंगा, उसी के बारे में राय बनाऊंगा, उसी के बारे में सपने देखूंगा और जैसे ही व्यक्ति सोता है उसकी चेतना सो जाती है और वह अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। हम बहुत लंबे समय तक पहचान में डूबे रह सकते हैं। अक्सर कोई व्यक्ति घंटों तक उसी बात के बारे में सोचता रह सकता है जिसने उस पर वास्तव में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। अगर हम देखें, उदाहरण के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति हम पर एक छाप छोड़ेगा और हम लंबे समय तक उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए उससे जुड़े रहेंगे। इसके अलावा एक और पहलू है जो मनोवैज्ञानिक है, जिसे वासना या कामुक कल्पना कहा जाता है। यह तब होता है जब वह पहचान एक और गंभीर स्तर या स्थिति में चली जाती है। यानी व्यक्ति पहचान में डूबा हुआ है, उसकी चेतना सोई हुई है और वह यांत्रिक कल्पना के माध्यम से, यानी अहंकार की कल्पना के जरिए कई तरह के दृश्य कल्पना करने लगता है। उन दृश्यों में वासना से भरे कई अहंकार उभरने लगते हैं जो खुद को पोषित कर रहे होते हैं। लासिविया क्या है? लासिविया असफल यौन इच्छा है। जब हमारे भीतर वासना से भरे अहंकार होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि वे खुद को पोषित नहीं कर सके, तो वे यांत्रिक कल्पना के माध्यम से खुद को पोषित करते हैं और इसी को हम लासिविया के रूप में जानते हैं। मेरे भीतर उन्माद, ओरल सेक्स, एनल सेक्स और व्यभिचार से जुड़े असफल अहंकार हो सकते हैं और जब मेरी व्यक्तित्व मुझे इन अहंकारों को शारीरिक रूप से प्रकट या पोषित करने की अनुमति नहीं देती, तो मैं इन्हें कल्पना के माध्यम से पोषित करता हूँ। एक व्यक्ति जितना अधिक हताश होता है, उसकी मन में उतनी ही अधिक यांत्रिक कल्पनाओं की दृश्याएं होंगी जिनमें वे सभी अहंकार प्रकट होंगे और वे सब कुछ करेंगे जो वे शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। यानी वहाँ अहंकार जो चाहें वो करेंगे। हर तरह की विकृतियां, यौन पतन, इससे हमारा यौन केंद्र सक्रिय हो जाएगा, ऊर्जा की हानि शुरू हो जाएगी और उस स्थिति में व्यक्ति उस वासना युक्त अवस्था में गिर रहा है जो स्पष्ट रूप से उसे बहुत आसानी से रात्रि में स्वप्न दोष की ओर ले जाएगी, क्योंकि यह सब अंततः एस्ट्रल जगत में भी परिलक्षित होता है। प्रभाव की अपरिवर्तित अवस्था, पहचान और वासना ये कारण बनते हैं कि व्यक्ति भौतिक ही नहीं
एस्ट्रल जगत में भी उसी पहचान की स्थिति में गिरता है जिससे रात्रिकालीन स्वप्न दोष होता है, या जब वह जोड़ी के साथ उच्चतर यौन साधना करता है तब वे वासनात्मक अहंकार जो पहले पोषित हुए थे आकर हमें स्खलन या चरमोत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर वे सभी वासना से भरे विवरण होते हैं जो यांत्रिक कल्पना की उस प्रक्रिया में वासना के साथ पोषित होने लगते हैं। वहीं पर सभी वासना से जुड़े दोष खुद को पोषित करने के लिए प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने दिन भर के जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार वासना से भरे विवरणों को पोषित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक नज़र से, एक इशारे से, अपने बालों को हिलाने की एक हरकत से, किसी भी हरकत, इशारा या शब्द जो इन अहंकारों को पोषित कर रहा हो और हमें इसका एहसास न हो, वह भी हमें रात्रि में वीर्यपात, गीले सपने या उच्चतर यौन साधना में यौन ऊर्जा की हानि की ओर ले जा सकता है। मैं यहाँ काली लॉज के पहलुओं के बारे में बात करने से पहले रुकना चाहता हूँ ताकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता सकूं, और वह यह है कि अभी तक जिन 4 पहलुओं का हमने उल्लेख किया है वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। यानी रात में सबसे अधिक स्वप्न दोष या यौन ऊर्जा की हानि उच्चतर यौन साधना में उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं के कारण होती है जिनका हमने पहले उल्लेख किया था, जैसे कि प्रभावों का रूपांतरण न होना, पहचान, वासना और कामुक विवरणों के कारण। हम अक्सर बाहरी कारणों को दोष देते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, और कुछ मामलों में ऊर्जा की हानि या उच्चतर यौनता की साधना में गिरावट इन्हीं कारणों से हो सकती है। लेकिन 90 से 95% मामलों में रात में स्वप्न दोष या गीले सपने और यौन पतन के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक मृत्यु की कमी। हाँ, चलिए बाहरी पहलुओं के बारे में बात करना जारी रखते हैं। काली लॉज के हमलों के बारे में बात करें। काली लॉज कौन है? तो ये वे लोग हैं जो बुराई में जागरूक होने के लिए समर्पित हैं। वे लोग जो काली लॉज से संबंधित हैं अपनी खुद की ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए जादूगरनियां या परजीवी, उनके पास अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती और वे दूसरों की ऊर्जा चुराने के लिए मजबूर होते हैं। जब किसी के पास थोड़ी सी भी संचित ऊर्जा होती है तो तुरंत ही वे जादूगरनियां हमारी ऊर्जा छीनने के लिए आ जाती हैं। ये संस्थाएं या ये जादूगरनियां चौथे आयाम, चौथी ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती हैं, जिसके बारे में हम पहले की सम्मेलनों में बात कर चुके हैं। वे जो करती हैं वह यह है कि वे अपने भौतिक शरीर को कुछ ऐसे तरीकों से, जिन्हें वे जानती हैं, या वे जादूगर भी हो सकते हैं, तीसरे आयाम से बाहर निकालती हैं और अपने भौतिक शरीर को चौथे आयाम में ले जाती हैं। एक बार जब वे उस चौथे आयाम में पहुंच जाते हैं तो वे वहां से उड़कर और हवा में चलकर उस कमरे तक पहुंच सकते हैं जहां वह व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ ऊर्जा होती है, ताकि वे उसकी ऊर्जा चुरा सकें। इसलिए अगर आप ऊर्जा बचाना शुरू करते हैं तो तुरंत ही आप इन संस्थाओं का निशाना बन सकते हैं जो आपकी ऊर्जा छीनना चाहती हैं। इसी कारण खुद की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा करें, जो सम्मेलन संख्या 7 में सिखाई जाती है। बेलिलिन और जादुई वृत्त की सुरक्षा। यदि कोई व्यक्ति इन उपायों का उपयोग करता है तो ऐसी इकाइयां उस पर हमला नहीं कर पाएंगी क्योंकि वे उस जादुई वृत्त में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। वह वृत्त अत्यंत शक्तिशाली है और वहां वे इकाइयां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो हम इस समस्या से बच सकते हैं कि ये संस्थाएं हमारे ऊपर आकर बैठ जाएं, हमारे सीने पर बोझ महसूस कराएं और हमारी ऊर्जा थोड़ी देर के लिए हमसे छीन कर ले जाएं। अगर व्यक्ति अपनी बेलिलिन और जादुई वृत्त करता है तो यह सब नहीं होगा। नींद के दौरान भी हमलों की संभावना हो सकती है। यह अक्सर होता है। ये हमले नींद के दौरान पहले से ही ऐसा कहा जाता है कि 5वीं आयाम से होते हैं। जब कोई व्यक्ति एस्ट्रल या स्वप्न लोक में जाता है, वहां उस स्वप्न लोक में उसके सामने कोई बहुत आकर्षक व्यक्ति प्रकट होता है, कोई ऐसा जो उसकी वासना को जगा सकता है और उसे बहकाने की कोशिश करेगा ताकि वह व्यक्ति अंत में उस व्यक्ति के साथ जो एस्ट्रल दुनिया में प्रकट हुआ है संभोग कर ले। चुड़ैलें भी अक्सर इसी तरह प्रकट होती हैं। वे चौथे आयाम से चल सकती हैं और हमारे कमरे में आ सकती हैं, लेकिन वे 5वें आयाम से भी चल सकती हैं। चाहे वह चुड़ैल हो या जादूगर प्रकट हो सकती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे किसे निशाना बनाना चाहते हैं। वे हमारे प्रोटोटाइप से जुड़ी किसी आकृति के रूप में प्रकट हो सकते हैं, यानी जो हमें पसंद है और हमें आकर्षित कर सकते हैं ताकि हम उस खेल में फंस जाएं। आखिरकार हम उस इकाई के साथ यौन संबंध बना लें और इस तरह वह ऊर्जा जो एक रात्रि उत्सर्जन या गीले सपनों या उच्चतर यौनता की साधना में यौन ऊर्जा की हानि के माध्यम से खो जाती है,
वह ऊर्जा यह इकाई अपने पास ले लेती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि दिन के दौरान हम उन वासनापूर्ण अहंकारों पर काम करें ताकि एस्ट्रल में हम सचेत जागरूक रह सकें और काली लॉज के इन खेलों या इन प्रलोभनों में न फंसें। कुछ मामलों में ऐसी संस्थाएं जादुई घेरे के भीतर भी प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे कम मामले होते हैं, लेकिन ये तब हो सकते हैं जब किसी व्यक्ति के पास जादू टोने के कर्म होते हैं, यानी वह व्यक्ति पिछले जन्म में जादूगर या जादूगरनी था, उसने नुकसान पहुंचाया और उस पर जादू टोने के भारी कर्म हैं। उन संस्थाओं को अधिकार होता है, दिव्य नियम उन्हें घेरे में प्रवेश की अनुमति देता है। ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसे मामलों में जब आप अपना बेलिलिन या जादुई घेरा बनाते हैं और फिर भी वे संस्थाएं आपकी ऊर्जा छीनने के लिए आना चाहें, तो आप उन संस्थाओं या जादूगरनियों को पकड़ लेंगे। और आप ये कैसे करेंगे? अगले अभ्यास के साथ ही हमें एक कैंची लेनी होगी और वह भी स्टील की हो तो बेहतर है, ताकि वह मजबूत रहे। उसे हम किसी टाइल या लकड़ी के तख्ते पर रखेंगे और उसे खोल देंगे, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। कैंची के चारों ओर हम काली सरसों के बीजों का एक घेरा बनाएंगे। जब यह घेरा काली सरसों के बीजों से बन जाए, तो हम इसे अनुष्ठानिक रूप से तैयार करेंगे। हे मेरे पिता, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि यह आपकी इच्छा हो तो आप मेरे तत्वीय मध्यस्थ को आदेश दें कि वह मेरे शरीर से बाहर आए और काली सरसों के तत्वीय से संपर्क करे, ताकि वह मुझ पर परेशान करने वाली इस सत्ता को पकड़ने में मेरी मदद करे, जिससे यह मुझे और परेशान न करे या मेरी ऊर्जा न छीन सके। इसके बाद हम आदेश देते हैं, तत्वीय मध्यस्थ मसीह के नाम पर मसीह की शक्ति और महिमा से कार्य करो। और हम अक्षर एस को 3 बार लंबा खींचकर उच्चारित करते हैं। सिस सिस सिस। इस प्रकार हम काली सरसों का अनुष्ठान करते हैं और यह अनुमति देगा। हम इसे अपनी कमरे के दरवाजे के पास किसी नज़दीकी जगह पर रखेंगे और जब चुड़ैल या वह सत्ता हमारे कमरे में प्रवेश करना चाहेगी या घुसेगी, तो कैंची अपने आप बंद हो जाएगी और उस सत्ता का चौथे आयाम से जुड़ा संबंध काट देगी। इससे वह सत्ता तीसरे आयाम में गिर जाएगी और तुरंत ही उस जगह से भाग जाएगी। इसके बाद वह हमें फिर कभी परेशान नहीं करेगी। यही तरीका है ऐसे मामलों में खुद को मुक्त करने का, जब हमारे ऊपर जादू टोने का कर्म होता है, जो कि जैसा मैंने कहा बहुत ही कम मामलों में होता है। हम में से अधिकांश के लिए वास्तव में केवल बेलिलिन और जादुई घेरा ही पर्याप्त है। इसके साथ हमारे पास इन संस्थाओं से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त है और कोई भी संस्था उस जादुई घेरे को भेद नहीं सकती। एक और पहलू है भोजन, जो एक बाहरी पहलू है। यह गीले सपनों या उच्चतर यौनता की साधना में यौन ऊर्जा की हानि को प्रभावित कर सकता है। हमें क्या नहीं खाना चाहिए ताकि ऊर्जा दूषित न हो, सड़ न जाए या खराब न हो? सबसे पहली चीज जो हमें बिल्कुल भी, यहाँ तक कि सबसे कम मात्रा में भी नहीं लेनी चाहिए, वो है शराब। किसी भी प्रकार की शराब या किण्वित पेय का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही किसी भी मात्रा में, यहाँ तक कि एक बूंद भी नहीं, क्योंकि ये यौन ऊर्जा को सड़ा देगी, नुकसान पहुंचाएगी, दूषित कर देगी और ऊर्जा की हानि का कारण बनेगी। जाहिर है, नशे की कोई भी चीज या शराब नहीं लेनी चाहिए। अब खाने पीने की बात करें तो हमें सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भारी परमाणु होते हैं जो हमारी ऊर्जा को भारी बना देते हैं और इससे ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है। इससे गीले सपने आ सकते हैं और ऊर्जा या उच्चतर यौन साधना में यौन ऊर्जा की हानि हो सकती है। कुछ लोगों को सॉसेज या प्रोसेस्ड मीट से समस्या हो सकती है, इसलिए इनसे बचें। सॉसेज और डिब्बाबंद चीज़ों से बचना बेहतर है, क्योंकि ये कई लोगों के लिए हानिकारक और ऊर्जा की कमी का कारण बन सकते हैं। हर कोई अपनी संवेदनशीलता के अनुसार इसे महसूस करेगा। खराब या तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। बिना छिलकों वाली मछलियाँ, जैसे कि कैटफिश भी। यह समुद्र का सुअर है, इसकी ऊर्जा भी बहुत भारी होती है, जो हमारी सृजनात्मक यौन ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। ये वे मछलियाँ हैं जो ज़्यादातर फार्म में सुअर के चारे से पाली जाती हैं। हो सकता है कि वह मछली छिलकों वाली हो, लेकिन अगर उसे सूअर के चारे से पाला गया है, जिसमें सूअर से प्राप्त सामग्री जैसे चर्बी या हड्डी का पाउडर शामिल हो सकते हैं, तो जाहिर है कि सूअर के किसी भी घटक के साथ उसका सेवन करने का वही असर होगा। इसी तरह ऐसे चिकन से भी बचना चाहिए जिसे एनाबोलिक या हार्मोन देकर पाला गया हो, क्योंकि यह भी हमारी सृजनात्मक यौन ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी ऊर्जा की हानि का एक और पहलू यह है कि हमारे पात्र का स्तर भर जाए। कि पात्र का स्तर भर जाए
पात्र क्या है या वह कौन सा बर्तन है जिसमें हम अपनी सृजनात्मक यौन ऊर्जा को संचित करते हैं? तो वह पात्र हमारी यौन ग्रंथियां हैं। पुरुषों के मामले में वह अंडकोश होते हैं, महिलाओं के मामले में वह अंडाशय होते हैं। उस गिलास में यानी उसमें उन यौन ग्रंथियों में हमारा वीर्य या हमारी सृजनात्मक यौन ऊर्जा संचित रहती है। अगर वह पात्र भरने लगता है, क्योंकि वह ऊर्जा हमारी यौन ग्रंथियों में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके और लगातार जमा होने लगती है और हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, चाहे व्यक्ति अविवाहित हो और उसके पास उस ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए कोई साथी न हो, या व्यक्ति विवाहित हो और कुछ समय से अपने साथी के साथ अभ्यास न किया हो, तो वे यौन ग्रंथियां ऊर्जा से भरने लगती हैं। यानी वह पात्र धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे भरने लगता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पात्र के भरने के बाद व्यक्ति अपने यौन केंद्र में एक तरह की सक्रियता महसूस करने लगता है, एक यौन इच्छा, और उसके बाद किसी भी समय वह पात्र छलक सकता है। यानी बस केवल और सिर्फ एक रात्रिस्राव या उत्सर्जन या फिर ऊर्जा की कुछ मात्रा की हानि हो सकती है, क्योंकि पात्र भर गया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति अविवाहित हो या कोई महिला अविवाहित हो, तो उसे हर एक दिन नियमित रूप से कम 5 या 10 मिनट की सब्लिमेशन की प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। यानी 5 से 10 मिनट, अधिकतम 10 मिनट प्रतिदिन। ये प्रैक्टिस किस चीज़ में है? यह प्रैक्टिस इस बात में है कि हम कल्पना और श्वास का उपयोग करेंगे ताकि वह ऊर्जा हमारे यौन ग्रंथियों से उठकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंच सके। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, पुरुष के मामले में ये ऊर्जा किस रास्ते से जाती है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि पुरुष को क्या करना चाहिए। आदमी को सबसे पहले अपने बाएं अंडकोश की कल्पना करनी है और फिर उसे अपनी ऊर्जा को मस्तिष्क की ओर बहुत धीरे धीरे और सावधानी से ले जानी है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका पूरा मार्ग। वह कल्पना करता है कि ऊर्जा जब वह सांस अंदर लेता है, व्यक्ति यह कल्पना करेगा कि ऊर्जा उसकी यौन ग्रंथियों से, इस मामले में बाएं अंडकोश से निकलती है और फिर वह ऊर्जा केंद्र की ओर जाती है। इसके बाद यह अपनी यात्रा मानसिक केंद्र की ओर जारी रखती है। फिर यह मोटर केंद्र की ओर बढ़ती है और अंत में दाहिनी नासिका छिद्र से प्रवेश करती है। यानी अगर यह बाईं अंडकोश से शुरू होती है तो दाहिनी नासिका छिद्र में समाप्त होती है और मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस यात्रा को करने के बाद और इसे 5 मिनट तक दोहराने के बाद फिर से वह एक बार यही प्रक्रिया दाएं अंडकोश के साथ करेगा। तो अब वह अपनी ऊर्जा दाएं अंडकोश से शुरू करता है, उसे केंद्र की ओर ले जाता है, फिर मानसिक केंद्र, फिर मोटर केंद्र की ओर, और वह ऊर्जा बाएं नासिका छिद्र से प्रवेश करती है। यानी उस नासिका छिद्र से जो उस अंडकोश के विपरीत है जिससे उसने शुरू किया था, और यह मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसे वह अगले 5 मिनट तक करेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे जो है हाम मंत्र। इसे मानसिक रूप से और लंबा तथा धीमा उच्चारित किया जाएगा। हाम। हाँ, जब हम यह प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम इसे उच्चारित नहीं करेंगे क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं। जब ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंच जाए तब हम झा मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसी समय वह ऊर्जा जो मस्तिष्क तक पहुंची है उसे हम झा का उच्चारण करते हुए हृदय की ओर भेजेंगे। तो अब हम इसे फिर से यहाँ करेंगे, इस बार दाहिने अंडकोश के साथ। हम मिम जा। प्रत्येक व्यायाम को हर अंडकोश के साथ हम लगभग 5 मिनट तक लगातार थोड़ा थोड़ा आराम से करेंगे। यानी कुल मिलाकर पुरुष के मामले में लगभग 5 मिनट बाएं अंडकोश के लिए और लगभग 5 मिनट दाएं अंडकोश के लिए। महिला के मामले में भी यही प्रक्रिया है, लेकिन अंडाशयों के साथ। तो महिला के मामले में वह अपने दाएं अंडाशय से शुरू करती है और फिर बाएं अंडाशय के साथ करती है, हर बार पूरी एकाग्रता के साथ। इसी तरह लगातार 5 मिनट तक ऊर्जा अंडाशय से शुरू होकर केंद्रीय, स्वाभाविक, भावनात्मक, मोटर केंद्रों की ओर जाती है, फिर उस नासिका छिद्र से प्रवेश करती है जो अंडाशय के विपरीत है जिससे शुरुआत की थी। ऊर्जा मस्तिष्क तक जाती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो हृदय की ओर नीचे आती है। सही है। सांस अंदर लेते समय हाम मंत्र और सांस छोड़ते समय झा मंत्र का उच्चारण करें। यही ऊर्जा की उन्नयन, सब्लिमेशन की साधना है।
इस अभ्यास के साथ अब वह स्थिति नहीं रहेगी जैसे कि गिलास का स्तर अब गिलास भरा नहीं रहेगा और न ही वह ऊर्जा व्यर्थ होगी, बल्कि ऊर्जा हमेशा एक सही स्तर पर बनी रहेगी ताकि ऊर्जा की हानि या रात में होने वाले उत्सर्जन जैसी समस्याएं न हो। हर दिन 5 से 10 मिनट तक अविवाहितों को अपनी ऊर्जा की उन्नयन सब्लिमेशन की साधना करनी चाहिए। बाहरी पहलुओं में से एक और चीज हो सकती है स्थान और लार्वा। हो सकता है कि जहां हम अपने साथी के साथ यौन साधना करते हैं वहां बहुत सारे लार्वा हों और वही हमें यौन पतन की ओर ले जा रहे हों। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जरूरी है कि स्वास्थिक बनाया जाए। लार्वा वह ऊर्जा का अवशेष है जो ऊर्जा निकलने के बाद बचता है। मान लीजिए वहां स्खलन, चरमोत्कर्ष, हस्त मैथुन या बहस हुई हो तो उन दोषों के लार्वा जो उस ऊर्जा से पोषित हुए वातावरण में रह जाते हैं। ये छोटे कीड़ों जैसे होते हैं जो वातावरण में रहकर व्यक्ति को वही काम दोहराने के लिए उकसाते हैं। अगर मैं नए घर में जाता हूँ, एक घर से दूसरे में शिफ्ट हुआ हूँ, तो हो सकता है मैं उन्हें न देख पाऊं क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि वाला नहीं, लेकिन भारीपन महसूस करता हूँ। और वह भारीपन व्यक्ति को उन्हीं दोषों को पोषित करने के लिए प्रेरित करता है जिनसे वे लार्वा बने थे या जिनके कारण वे लार्वा उत्पन्न हुए थे। इसी कारण उन लार्वा को समाप्त करना आवश्यक है। स्वास्थ्य की सफाई कैसे की जाती है? हम ले सकते हैं, हो सकता है, एक चीनी मिट्टी की टैबलेट या कोई भी ऐसा बर्तन जो गर्मी से न जले, बल्कि जो गर्मी सहन कर सके और सुरक्षित भी रहे, जिसमें हम स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं और उसमें हम गंधक से स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, जो कि यह विशेष प्रतीक है। ये प्रतीक एक गतिशील क्रॉस है। ये नाजी प्रतीक के विपरीत है। अगर आप ध्यान दें तो ये नाजी प्रतीक नहीं है, क्योंकि नाजी प्रतीक उल्टा क्रॉस है, वह नकारात्मक क्रॉस है। इस मामले में यह सकारात्मक क्रॉस है लेकिन गतिशील है। यही प्राचीन स्वास्तिक का प्रतीक है। ये क्रॉस का भी प्रतीक है, लेकिन ये बाएं से दाएं यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में लगातार घूम रहा है। अब हम यहाँ इस समय गंधक के साथ थोड़ा सा स्वस्तिक बनाएंगे। गंधक से स्वास्तिक बनाने के बाद हम गंधक को उसी तरह अनुष्ठानिक बनाएंगे जैसे हमने काली सरसों को किया था, लेकिन इस मामले में विशेष रूप से और पूरी तरह से गंधक के तत्व के साथ। गंधक को अनुष्ठानिक बनाने के बाद हम उसे अल्कोहल से भिगोएंगे और अगर संभव हो तो औद्योगिक अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वह ज्यादा जले। हमें याद रखना चाहिए कि औद्योगिक अल्कोहल विषैला होता है। जब हम यह प्रक्रिया करें तो मास्क पहने और जिस घर में सफाई करें उसे अच्छी तरह हवादार रखें, यानी खिड़कियां खुली रखें ताकि जो धुआं उत्पन्न हो वह बाहर निकल सके। हम गंधक को अल्कोहल में भिगोते हैं और फिर उसमें आग लगाकर उस जगह छोड़ देते हैं जहां लार्वा जलाना है। अलग अलग रंगों के बिंदु दिखेंगे जो वे लार्वा हैं जो गंधक से जल रहे हैं। इस प्रक्रिया को करने के बाद हम आग को खुद ही बुझने देते हैं। जो भी अवशेष बचे हों उन्हें फेंक देते हैं और फिर उस जगह को अगरबत्ती या किसी भी खुशबूदार चीज से हवादार करते हैं, जैसा आप चाहें। सफाई करने के बाद खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं ताकि जगह अच्छी तरह से हवादार हो जाए। हम इसे हर उस जगह पर आसानी से कर सकते हैं जहां भी हम यह ऊर्जात्मक सफाई करना चाहते हैं। यह ज्यादातर स्थानों और मुख्य रूप से लार्वा से संबंधित होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह स्वस्तिक किस प्रकार से सावधानी पूर्वक बनाया जाता है और इसे किस विधि से धीरे धीरे जलाया जाता है। कैसे अल्कोहल लगाया जाता है जो सिरिंज से भी हो सकता है और इसे कैसे जलाया जाता है ताकि यह लार्वा पकड़ना शुरू कर दे और हम इसे पूरे घर या उस जगह घुमा सकते हैं जिसे हम साफ करना चाहते हैं। बाहरी पहलुओं में एक और है माहवारी। महिलाओं की माहवारी के दौरान भी देखभाल की जरूरत होती है, जिसे समझना और विश्लेषण करना जरूरी है। जब महिला मासिक धर्म के दौरान होती है तो वह एक सफाई की प्रक्रिया में होती है। महिला खुद को साफ कर रही होती है, वह अपने शरीर से लार्वा को बाहर निकाल रही होती है, इसलिए उस समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। यह महिलाओं के लिए एक सकारात्मक प्रक्रिया है। इसे सजा या नकारात्मक चीज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें महिला खुद को शुद्ध करती है। लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय ऊर्जा को सक्रिय न करे, क्योंकि अगर महिला मासिक धर्म के दौरान ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो वह ऊर्जा अवनति की ओर जाएगी, क्योंकि उस समय लार्वा बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि यह एक सफाई की प्रक्रिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे स्पर्श या चुंबन न दें जो साथी की ऊर्जा को सक्रिय कर दें, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा का अवनति हो सकता है और आपकी ऊर्जा का भी अवनति और हानि हो सकती है। हम इस हद तक नहीं जाएंगे कि वे एक दूसरे को देख या चूम भी नहीं सकते, लेकिन संपर्क इतना नहीं होना चाहिए कि वह यौन अंगों को सक्रिय या उनमें उत्तेजना पैदा कर दे,
क्योंकि इससे ऊर्जा तुरंत नीचे चली जाएगी और रात में स्वप्न दोष, गीले सपने या उच्चतर यौन साधना में ऊर्जा की हानि जैसी स्थितियां हो सकती हैं। एक और सावधानी यह है कि मासिक धर्म के 7 दिन जरूरी हैं। जिस क्षण महिला को मासिक धर्म शुरू हो तब से लेकर जब तक वह खत्म न हो, 7 दिन का सम्मान करना चाहिए। उन 7 दिनों में बेहतर है कि महिला उसी बिस्तर पर न सोए जहां उच्चतर यौनता का अभ्यास होता है। वह ऐसा कर सकती है, उदाहरण के लिए मेहमानों के बिस्तर या कमरे में या किसी और जगह पर, क्योंकि अगर वह लार्वा ऊर्जा के अवशेष निकाल रही है तो वे लार्वा कमरे या बिस्तर में रह सकते हैं, और जब मासिक धर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाए और साधना फिर से शुरू की जाए तो वे एकाग्रता में बाधा डाल सकते हैं। अधिमानतः इन 7 दिनों के दौरान महिला को किसी अन्य कमरे में सोना चाहिए, और यह भी सलाह दी जाती है कि इन दिनों के दौरान महिला सामान्यतः सीधे पानी से स्नान न करे, बल्कि विशेष रूप से गीले कपड़े या तौलिए से स्थानीय रूप से स्नान करे। वह अपने पूरे शरीर को साफ करे, लेकिन यह ध्यान रखे कि पानी सीधे उसके शरीर पर, खासकर सिर, रीढ़ और यौन केंद्र पर न गिरे, ताकि उसके शारीरिक शरीर को कोई नुकसान न हो या उसकी यौन शक्ति की हानि न हो। ये वे सिफारिशें हैं जिन्हें मासिक धर्म के विषय में ध्यान में रखा जाना चाहिए। याद रखें, केवल इन 7 दिनों के बाद ही यौन संबंध फिर से शुरू किए जा सकते हैं। अंत में कुछ बातें विवाहित लोगों के लिए हैं जो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जिनकी अपनी जीवन साथी है। ये बातें कौन सी हैं या किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और क्यों यह महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज जो उच्चतर यौनता की साधना में, खासकर विवाहित लोगों में, यौन ऊर्जा की हानि का कारण बन सकती है, वह है यौन क्रिया के दौरान एकाग्रता की कमी। यानी व्यक्ति अभ्यास में ऊर्जा ऊपर उठने की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे नियंत्रण खो देता है, अत्यधिक उत्तेजना हो जाती है और यौन ऊर्जा नष्ट हो जाती है। सबसे पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं यौन अभ्यास में एकाग्र रहना चाहती हूँ तो मुझे पूरे दिन जागरूक रहना होगा, अपने रोजमर्रा के कामों में एकाग्र रहना होगा। जब से मैं उठती हूँ मैं अपनी कमियों को दूर कर रही हूँ, वर्तमान क्षण में जी रही हूँ, खुद को सचेत रूप से उसी क्षण में बनाए रखने का प्रयास कर रही हूँ, एकाग्र रह रही हूँ। यह सुनिश्चित करेगा कि जब मैं यौन अभ्यास करने जाऊँ तो मैं वहां भी एकाग्र रह सकूं। अगर कोई व्यक्ति रोजमर्रा की चीजों से खुद को जोड़ता है, दोषों को बढ़ाता है और अभ्यास के समय एकाग्र रहना चाहता है, तो यह जटिल हो जाएगा। मन पर नियंत्रण जरूरी है ताकि मन यौन अंगों की ओर न जाए, बल्कि ध्यान श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर रहे, जैसा कि यौन ऊर्जा के रूपांतरण में बताया गया है। ऊर्जा के ऊपर उठने की प्रक्रिया में हमें अपने उच्च केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां यह ऊर्जा पहुंचेगी, जो उच्च भावनात्मक केंद्र है, और यही हमें उस क्षण में शांत और सहज बने रहने में मदद करेगा। यौन अभ्यास में पूरी तरह से शांति और ढीलापन होना चाहिए। व्यक्ति को बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहना चाहिए और कोमल, हल्के आंदोलनों का उपयोग करना चाहिए। अगर अभ्यास के दौरान तेज या झटकेदार हरकतें की जाती हैं तो इससे भी अत्यधिक उत्तेजना हो सकती है और ऊर्जा की हानि हो सकती है। एक और पहलू जिसे विवाहित लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वह है बिना यौन संबंध के केवल प्यार भरी छुअन का विषय। यानी अगर हम अपने साथी के साथ प्यार भरी छुअन करते हैं तो इसका उद्देश्य यौन शक्ति या ऊर्जा को यौन अभ्यास के लिए सक्रिय करना होता है। आप श्रेष्ठ सेक्स की प्रैक्टिस के चरण दर चरण जानते हैं। उनमें से एक चरण है जागरूकता के साथ स्पर्श और चुंबन, जहां व्यक्ति उस क्षण में अपने स्पर्श, प्यार भरी छुअन और चुंबनों से अपनी ऊर्जा सक्रिय करता है। जब यौन शक्ति जागृत होती है तब यौन मिलन संभव होता है। लेकिन अगर हम यौन क्रिया नहीं कर रहे हैं तो हम ये प्यार भरे स्पर्श किस लिए करते हैं? सिर्फ ऊर्जा सक्रिय करने पर। जब ऊर्जा उपयोग नहीं होती, ऊपर नहीं जाती तो नीचे जाती है। जो ऊपर नहीं जाता वह नीचे आता है। अगर मैं ऊर्जा सक्रिय करता हूं और रूपांतरित नहीं करता तो सक्रिय ऊर्जा अंत में नीचे जाएगी और इससे ऊर्जा की हानि, प्रदूषण, गीले सपने या उच्च यौनता साधना में यौन ऊर्जा की हानि हो सकती है जब भी यह साधना की जाए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी उद्देश्य के, केवल वासना के अहंकार को पोषित करने, ऊर्जा को सक्रिय करने और उस ऊर्जा को पतन की ओर ले जाने के लिए इस तरह के स्पर्श या दुलार न किए जाए। यह आज के दिन का व्याख्यान था। धन्यवाद। ये वे विभिन्न पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि ऊर्जा की इन हानियों से बचा जा सके। याद रखें कि ब्रह्मचर्य सबसे कीमती खजाना है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड में मौजूद सबसे महान आध्यात्मिक सृजन करने की अनुमति देता है।
और यदि हम वास्तव में उस ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना होगा ताकि ऊर्जा की ये हानियां आगे न हो। आप सभी का भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। याद रखें कि आप हमसे हमारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है जहां आप सभी कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट, हमारा इंस्टाग्राम पेज या आप हमसे उन नंबरों के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पर दिखाई देते हैं। भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।